ये वीडियो पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूशन में है। यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका कि 1 मोल एसिड से 1 मोल H प्लस मिले जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से 1 मोल H प्लस ही मिलेगा। 1 मोल बेस से 1 मोल OH मिले जरूरी नहीं है, पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल OH ही मिलता है। अब मान लीजिए की बात है, मैं H2SO4 के 1 मोल को लेता हूं और इनमें सबके साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो इसके 1 मोल से तो 2 मोल H प्लस मिलता है। तो ये क्या करेगा, इसके 1 मोल से पूरा रिएक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल H प्लस को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल OH चाहिए। तो इसके 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिल गया, इसके 1 मोल से 2 मोल OH मिल गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन इसका 1 मोल इसके साथ पूरा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से H प्लस तो 2 मोल बना, पर इससे OH कितना बना है? 1 मोल बना है। तो ये इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें क्या एक्स्ट्रा बच जाएगा? ये H प्लस। क्यों? क्योंकि आपको H प्लस 2 मोल मिल रहा है और OH 1 मिल रहा है, तो इसमें एक H प्लस बच जाएगा। उसी जगह उल्टा कर ले कि इसके 1 मोल को इसके साथ रिएक्ट करा है, तो इसके 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिल रहा है, पर इसके 1 मोल से 3 मोल OH मिल रहा है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका 2 और इसका 2 खत्म हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा, पर ये तो बच जाएगा। इसमें तो 3 मोल H प्लस मिल रहा है, OH मिल रहा है, तो इसका 2 मोल OH, इसका 2 मोल H प्लस, इसके 2 मोल OH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर भी यहाँ एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये मोल के टर्म्स में जब रिएक्ट कर रहा है, जैसे इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ पूरा रिएक्ट कर लेगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ पूरा रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसका 1 मोल। पर जब इसके 1 मोल की बात करेंगे तो ये जरूरी है कि इसी के साथ रिएक्ट कराना, बाकी के साथ काम नहीं बनेगा। तो मोल वाले में क्या हो गया कि किसी एसिड का 1 मोल किसी भी बेस के 1 मोल के साथ पूरा पूरा रिएक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के केस में। लेकिन अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल ही H प्लस बन रहा है, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल H प्लस बन रहा है। वैसे बेस के लिए किसी भी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, 1 ही मोल OH बन रहा है। तो यदि ग्राम इक्विवेलेंट की बात आएगी तो इनमें से किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लूंगा तो किसी भी बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ पूरा रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि इनमें से किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल H प्लस दे रहा है और इसमें से किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ही मोल OH माइनस देना है। तो बात का कंक्लूजन क्या हो गया, किसी भी एसिड का 1 मोल किसी भी बेस के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर ले, ये जरूरी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, किसी एसिड का 1 मोल किसी बेस के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर ले, ये जरूरी नहीं है। लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी एसिड का दूसरे बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा, बशर्ते दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक, ये बात है। तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, यह हमेशा जरूरी नहीं है, पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर देगा। शर्त केवल इतनी है कि दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। ये बात केवल एसिड और बेस के लिए जरूरी नहीं है, हर एक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, ये जरूरी नहीं कि वो एसिड और बेस ही हो, कुछ भी हो। तो जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल किसी दूसरे के 1 मोल के साथ रिएक्ट करे, जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करता है। ये तो बात हो गई किसी केमिकल रिएक्शन की। दूसरी अब काम की बात यह है कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट यूनिट का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन बेसिकली हमारे लिए काम का चीज ग्राम इक्विवेलेंट है। हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, जैसे यहां पर मैं यूनिट नहीं लिखूंगा अगर, तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलूं या इक्विवेलेंट बोलूं मतलब एक ही है, पर कायदे से इसका वर्ड ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बता चुका हूं। तो किसी भी एटम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट करता है, तो वो भी उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। किसी एलिमेंट का 1 मोल एटम दूसरे एलिमेंट के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट एटम दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 1 ग्राम
कॉपर, 4 ग्राम कॉपर, 4 ग्राम कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर नाइट्रेट बनाया। कॉपर नाइट्रेट को हीट करने से हमको 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला। ठीक, 4 ग्राम हमारे पास कॉपर था, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर नाइट्रेट मिला, CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस मिला। इसको हीट करने से हमको 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला। तो बताइए कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है। और कॉपर का निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए। अब ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। चूंकि ये एटम है तो एटॉमिक, भाई इक्विवेलेंट वेट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, मोलर मास बाय जेड। एटम के लिए मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास। अब आप निकाल रहे हो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16। एटम के लिए जेड का मीनिंग क्या होता है, वैलेंसी होती है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 8। तो अभी जो हम पढ़े वो ये पढ़े कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ दूसरे का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन जो कि बाय वेट 8 ग्राम के बराबर है, तो चाहे मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन बोलूं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बोलूं, मतलब एक ही है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के साथ कोई भी जो दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा वो उसका भी तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा ना। बस वही चीज यहां पर अपने को निकालना है। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि अपन कॉपर लिए थे 4 ग्राम, इससे कॉपर ऑक्साइड बना 5 ग्राम, मतलब इसमें क्या है 4 ग्राम कॉपर है, कॉपर तो 4 ग्राम ही है, और इसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मतलब ये हो गया 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने कॉपर के साथ कंबाइंड हुआ है, 4 ग्राम कॉपर के साथ कंबाइंड हुआ है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम क्यों ले रहा हूं ऑक्सीजन को, क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के बराबर है। तो आप गौर कीजिए 1 ग्राम, हमको कैसे पता चला 1 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि इसको 4 ग्राम लिए थे और इसे कॉपर ऑक्साइड बना 5 ग्राम। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा 1 ग्राम ऑक्सीजन हुआ जो भी रिएक्शन से बना। तो हमको समझ में आया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 4 ग्राम कॉपर रिएक्ट करता है, तो 8 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा 32 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो 8 ग्राम है क्या एक्चुअल में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो 32 ग्राम कॉपर जो है कॉपर का वो वेट हो गया जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब ये भी कॉपर के क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो किसी भी एटम का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, वेट ऐसा लॉजिक से निकाल के, तो आप ये बस निकाल लीजिए कि जो उसके साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइंड हो रहा है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ उसका कितना रिएक्ट कर रहा है। ये बात केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए आप निकाल सकते हैं, क्लोरीन के लिए, किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए ये ऐसा कोई कंपाउंड है, अब इसमें आपको निकालना है कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो आप ये निकाल लीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन जो बाय वेट होता है 35.5, तो इतने क्लोरीन के साथ जितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है। अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम जुड़ा है तो एल्युमिनियम के लिए भी वही लॉजिक है कि इतने क्लोरीन के साथ जो जुड़ेगा वो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो बस लॉजिक यही है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइंड होता है वो उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक और तरीका बताता हूं जो सॉल्ट नहीं सभी कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होगा।